स्टडी कर रहे थे और हम एक मोटे तौर पे जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर है वो देख लिया और आराम आराम से पढ़ा था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे और जल्दी से हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे जो आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा है, वो शायद हमने नहीं किया था, उसके बारे में थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, चलिए सबसे पहले जो हेडिंग होगा इट इज salient features of the constitution। देखिए, संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं और वो हमें पता होनी चाहिए, नाम वाइज और थोड़ा सा उसको डिफाइन करना भी। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और भी देशों के, बट सबसे ज्यादा लंबा लेंथीएस्ट, ठीक है, इंडिया का ही। फिर दूसरी बात ये है कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो हमारी कठोरता है और लचीलापन है वो दोनों का ही मिश्रण देखने को मिलता है हमारे संविधान। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि कुछ जगह पे, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है, ठीक है, अगर हम भारत के संविधान की अगर हम संशोधन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, उसका जो प्रोसीजर है वो पार्टली फ्लेक्सिबल है और पार्टली रिजिड भी है। मतलब कुछ चीज़ें जो है वो बहुत इजीली उनको अमेंड किया जा सकता है और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ टफ ही है ना, मगर ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ इजी है, ठीक है, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं है। तो पार्टली रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों देखने को मिलती है और कुछ प्रोविजन जो है वो आराम से हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, ठीक है। तीसरा है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कहाँ से लिया था हमने ये? ब्रिटेन से, ठीक है। अब भारत के लिए ये एक यूनिक फीचर क्यों बना? ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, भारत जैसे देश में जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ पे पार्लियामेंट के थ्रू ही रिप्रेजेंटेशन करना जो है वो सही है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इंडिया के पास पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो चाहे वो बूथ सेंटर पे है चाहे वो स्टेट्स में, ठीक है, सेंटर में भी वैसा ही सिस्टम है और स्टेट में भी वैसा ही सिस्टम है। बट प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो वो हमारा प्रेसिडेंट है, ठीक है। और सेंटर में अगर हम स्टेट्स की बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट्स गवर्नर है, ठीक है, सेम वही पावर होता है स्टेट लेवल पे। बट उनको जो है, चाहे वो गवर्नर्स हैं स्टेट लेवल पे चाहे वो सेंटर में प्रेसिडेंट है, दे हैव टू बी एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स। उनको काम कैसे करना है? जो भी मंत्री परिषद की सलाह होगी, मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही उनको काम करना है, ठीक है। उनके पास जस्ट नॉमिनल पावर्स हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ
कि जो भी जनता ने डायरेक्टली चुनकर भेजे हैं लोग, चाहे वो पार्लियामेंट में एमपी हैं, लोकसभा के उनके पास पावर है, और चाहे वो राज्य में लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, उनके पास पावर है। बेशक वहाँ पे गवर्नर और प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, बट उनके पास सिर्फ नामात्र पावर्स है, मगर सारी की सारी पावर्स उनके पास हैं जो डायरेक्ट चुन के भेजे हैं। इसलिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है इसकी फीचर। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है, ये भी हमें पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जुडिशरी जो है वो कभी भी बायस होके काम नहीं कर सकती, और ना ही करती है, ना ही करना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है ये भी हमने आई थिंक बताया था मैंने, यूएस से लिया है, ठीक है, यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से। तो एक सिंगल इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। इसमें कहीं पे भी हमने बात की थी पहले भी कि सरकार या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का, किसी संस्था का प्रभाव इनके ऊपर देखने को नहीं मिलता और ना ही मिलना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट, ठीक है, ऑफ द कंट्री, और सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट्स हो, ठीक है, उनके पास बहुत सारी एक्सटेंसिव पावर्स हैं ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सके, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में शब्दावली है, बहुत सारे शब्द हैं जिनको इंटरप्रेट करना, उनको एक्सप्लेन करना, ठीक है, वो सारा का सारा दायरा जो है वो जुडिशरी के पास, ठीक है। बहुत सारे प्रावधान जो हैं सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ही समय समय पर, ठीक है, इंटरप्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और जुडिशरी के पास ही संविधान को प्रोटेक्ट करने की जो है वो पावर है, ठीक है, पावर भी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स। देखिए फेडरल सिस्टम तो है मगर इसमें फीचर यूनिटरीज है। इसका मतलब क्या है, यूनिटरी फीचर का मतलब कि सेंटर की तरफ झुकाव ज्यादा है, जैसे हमने कनाडा के साथ पढ़ा था, ठीक है, फेडरल सिस्टम है बट वो कौन सा, क्वासी फेडरल, सेमी फेडरल, मतलब पूरी तरह से फेडरल नहीं है। पूरी तरह से फेडरल का मतलब होता है कि स्टेट्स जो है वो अपना अलग करेंगे सिस्टम और सेंटर अपना अलग देखेगा, बट वैसा नहीं है, यहाँ इंटर डिपेंडेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। स्टेट्स सेंटर के ऊपर डिपेंड और सेंटर भी कहीं ना कहीं स्टेट्स के ऊपर म्यूचुअली डिपेंड रहता है। हालांकि जो पावर्स हैं उसका झुकाव जो है, शक्तियों का झुकाव जो है वो सेंटर की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत सारे फेडरल फीचर जो है वो लाइक डिवीजन ऑफ पावर्स, मैंने बताया था, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है, कि भाई कानून बनाने की जो पावर है वो सेंटर के पास भी है और स्टेट्स के पास भी है, बट ज़्यादा पावर्स सेंटर के पास, ज़्यादा जो दायरा है, ठीक है, कानून बनाने का, वो सेंटर को ज़्यादा दे के रखा है, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे फेडरल सिस्टम तो है बट थोड़ा सा पावर, शक्तियों का झुकाव जो है वो सेंटर की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म, सेक्युलर स्टेट। इसमें हालांकि शुरू में कहीं पे भी सेक्युलर वर्ड देखने को नहीं मिला था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हम देखेंगे, जो हमारा प्रेम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, उसको एक ही बार संशोधित किया गया था 1976 में, और उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया, एक सेक्युलर, एक सोशलिस्ट और एक इंटीग्रेटेड, 3 शब्द, ठीक है। सेक्युलर का मतलब होता है, हिंदी में इसको हम धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, ठीक है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सेक्युलर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है, धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलती है, ठीक है।
इसका मतलब ये होता है कि जितने भी रिलीजन हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, बहुत सारे धर्म, 5-6 धर्म हमें देखने को मिलते हैं जनरली, तो जितने भी रिलीजन हैं हमारी कंट्री में उनके सभी के सेम राइट है, ठीक है, भारत के वो नागरिक हैं, तो उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। कितने ही माइनॉरिटी में है, कितने ही कम क्यों ना हो, कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। से दे ऑल शुड हैव द सेम राइट एंड सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट है, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो केंद्र सरकार है, उनको हीन भावना से देखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि ऑल रिलीजन्स, ठीक है, शुड ट्रीट इक्वली बाय द गवर्नमेंट एट एनी कॉस्ट, ठीक है, ये बोला जाता है। इसलिए इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है भारत का, ठीक है, कोई भी हिंदू मेजोरिटी में तो हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कतई भी इसका मतलब नहीं है, और सरकार भी इसको कभी भी प्रमोट ना करे, सरकारों का भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। बल्कि अगर कोई करता है तो उसकी सजा जो है, उसके प्रावधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सो इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप प्रमोट करें और दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ हीनता का और डिस्क्रिमिनेशन। चलिए, तो ये सेकुलर स्टेट का मतलब ये है कि सरकार का जो रवैया है वो सभी धर्म के लोगों, सभी उनके सेम राइट्स हैं, सेम ड्यूटीज हैं, सेम, ठीक है, उनके लिए हम उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका क्या मतलब है? सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, ठीक है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का मतलब है कि जब भी कोई सिटीजन 18 वर्ष का होता है, ऑटोमेटिकली ही और शी विल बिकम वोटर, ठीक है, इंडियन वोटर बन जाए, ठीक है। मतलब वो वोट देने का अधिकार रखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, ठीक है, लिंग, कैसे भी, ठीक है, गरीब अमीर कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ इतना है कि वो इस देश में पैदा हुआ है, देश का नागरिक है, उनको 18 वर्ष कंप्लीट होते ही यहाँ पे वोटिंग राइट मिलता है। एवरी इंडियन सिटीजन who has completed their age 18 years has the right to vote in the elections without any kind of discrimination with respect to caste, sex, religion, ठीक है, place of birth, poverty, ठीक है, कुछ भी किसी भी एंगल पे नहीं देखा जाता, वो आपको पता चलता, ठीक है। सो वोटिंग एज जो है वैसे तो स्टार्टिंग में कितनी थी? 21, ठीक है। वोटिंग एज आपको पता होगा जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे 21 थी, बट इट वाज रिड्यूस्ड, कब हुई थी और कितनी है? अब 18 इयर्स। इसको रिड्यूस किया गया था, कब किया गया था, याद है किसी को? इट वाज रिड्यूस्ड इन द ईयर 1989, ठीक है, 1989 में रिड्यूस किया गया इस एज को। और एक एक्ट बना था 61st, क्योंकि इसमें संविधान में संशोधन किया गया था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना बेशक ही 1988 में, ठीक है, बट वो लागू हुआ था 1989। तो ये जो एक्ट है, ये जो अमेंडमेंट है, ये 1988 में, ठीक है।
So by the 61st Constitutional Amendment Act 1988, ठीक है, 21 ईयर एज जो है वो 18 वर्ष कर दी गई थी वोटिंग की इस एक्ट से, और 89 में ये प्रभावी रूप से लागू हो गई थी। ठीक है, उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे वो थे राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा गया है, और ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अमेंडमेंट एक्ट, कौन सी अमेंडमेंट एक्ट, बहुत बार आता है 61st अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 88। ठीक है, और ये वोटिंग एज रिड्यूस कब की गई थी, मतलब ये लागू कब हुआ फॉर्मली ऑफिशियली? 89। ठीक है, सो वोटिंग एज कब से कब रिड्यूस हुई, ध्यान रखिएगा कितने से कितने। अब इस वर्ड का कभी भी मतलब आए, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब यही होता है जो मैंने अभी बोला। ठीक है, कि वो ऑटोमेटिकली दे विल बिकम वोटर्स ऑफ इंडिया, इंडियन वोटर्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। कई बार यहाँ पे ना यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी लिख देते हैं। ठीक है, पर वो एक ही बात है, वयस्क, सार्वभौमिक वयस्क। नेक्स्ट एक और है चीज जो कि लास्ट, एमरजेंसी प्रोविजंस। एमरजेंसी प्रोविजंस, देखिए भारत के संविधान में मैंने आपको बोला था कि 3 तरीके की एमरजेंसीज का प्रावधान रखा गया। ठीक है, और देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज, ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस, जिसमें बोला जा सकता है कि कभी भी देश में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ठीक है, कोई ऐसा नॉर्मल कंडीशन नहीं रहे, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह की, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, किसी भी टाइप की इमरजेंसी में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावरफुल हो जाती है पूर्ण रूप से, एंड स्टेट जो है, माना कि किसी राज्य में कोई इमरजेंसी चलती है, स्टेट इमरजेंसी, जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, वो पूर्ण रूप से विफल हो जाती है, और राज्य सरकार हट करके, मतलब कहीं ना कहीं सेंटर के अंडर करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल जो है वो डायरेक्टली वहाँ चलता है, और उसका नाम दिया जाता है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और फेडरल सिस्टम जो है वो यूनिटरी हो जाता है बिना किसी अमेंडमेंट से। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने पड़ेगी फिर इमरजेंसी लागू होगी, नहीं, उसमें डायरेक्टली अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस क्या होती है, देखिए जैसे हो सकता है नेशनल इमरजेंसी के केस में नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे किसी दूसरे देश के साथ अटैक हो जाता है, तो दूसरा देश जो है वो यहाँ पे अटैक कर देता है, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है कि भाई नागरिकों की जो जान की, माल की सुरक्षा जो है वो सरकार की जिम्मेवारी है, तब जो है वो इस केस में इमरजेंसी की जा सकती है। एक्सटर्नल थ्रेट, एक्सटर्नल एग्रेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो इमरजेंसी के प्रोविजन जो है वो अलग है। 3 तरह की होती है वैसे ही इमरजेंसी, ठीक है, एक नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए नेशनल इमरजेंसी इंडिया में आज तक 3 बार लगी है, स्टेट इमरजेंसी हर स्टेट में लगती रहती है, ठीक है, कभी ना कभी बीच बीच में। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आज तक भारत में नहीं लगी है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है और ना ही लगने का कोई चांस रहता है, ठीक है, बट चलो फ्यूचर की तो बात हम नहीं कर सकते, बट अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं, ठीक है, 7-8 जो मैंने आपको बताए, जो कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको थोड़ा यूनिक बनाते हैं, अलग बनाते हैं बाकी देशों के प्रोविजन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाकी देशों में नहीं है, बाकी
विदेशों से ही हमें लिए, बट ये है कि हमने अपने सिस्टम को यूनिक बनाने के लिए, अलग बनाने के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ये सारे सिस्टम ऐड ऑन किए। चलिए अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपको पता है कितने पार्ट्स बताए थे मैंने, कितने भाग हैं? हाँ जी, पता है कितने भाग थे? देखिए अभी हम बात कर सकते हैं कि टोटल वैसे तो 22 ही है, ठीक है, टोटल भाग कितने हैं? 22, मगर इसमें कुछ एक डिलीट किया गया है और 4 ऐड किए गए हैं, ठीक है, तो 25 बन जाते हैं वैसे टोटल, ठीक है। वो कैसे हम देखेंगे। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या आता है? आर्टिकल कहाँ से कहाँ रहते हैं? 1 to 4, ठीक है। पार्ट 1 में 1 से 4 अनुच्छेद, और ये डील्स किससे करते हैं? डील्स विथ टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारत की सीमा है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, ठीक है, क्षेत्र है, जिसको हम बोलते हैं कि जैसे नए राज्य बनाने हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, या फिर राज्यों के नाम चेंज करने हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा केरला का नाम केरलपन है, ठीक है, पीछे जैसे देखा था आपने, केरल का नाम केरला में रख दिया गया, किसी सिटी का नाम चेंज करना है, इसके लिए एक प्रोसेस होता है, ठीक है, वो सारा पार्ट 1 में आता है, आर्टिकल 1 to 4, ठीक है, 1 2 3 4 इसमें आता है। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, ठीक है, छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड बना यूपी से, तो जो स्टेट्स अलग होते हैं वो सारी प्रोसेसेस के अंडर आती है, ठीक है। सो ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम्स, ठीक है, नाम में चेंज करना है, नई स्टेट्स को बनाना है, ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो है उनका एरिया कम या ज़्यादा करना है, छोटा या बड़ा करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे पार्ट 1 में आती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं। तो इसमें ये वर्डिंग भी जरूरी होनी चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अगर नए राज्य बनाने हो, एक बड़े राज्य से 2 राज्य बनाने हैं, बाइफरकेट करना है, तब भी यहीं पे देखना है, इन्हीं कंडीशंस को इन्हीं अनुच्छेदों में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर नामों में बदलाव करने हैं, ऑल्ट्रेशंस ऑफ नेम्स, नामों में बदलाव करने, और भी किसी तरह की चीज़, ठीक है, किसी क्षेत्र को, किसी मतलब राज्य को छोटा या बड़ा करना, ठीक है, उसकी बाउंड्री को बढ़ाना या घटाना, तो वो सारे काम इसी पार्ट के इन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे इन अनुच्छेद में देखने को मिलेगा। सेकंड पार्ट इज आर्टिकल 4 तक तो हो गए थे, 5 से 11। सेकंड पार्ट में भाग दूसरे में अनुच्छेद 5 से 11, इसमें आता है, डील्स करते हैं ये, डील विथ सिटीजनशिप। ये सिटीजनशिप जो है उसको पाने के और उसको खोने के क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप पाने के और खोने के यहाँ बात करेंगे। वैसे तो जो सिटीजनशिप होती है, ठीक है, इसको जो है वो 5 तरीकों से ग्रहण किया जा सकता है और 3 तरीकों से इसको खोया भी जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है। ये डील करती है 5 से 11 सिटीजनशिप, नागरिकता। पार्ट 3 जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ दी
कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 11 तक हो गए थे, भाग 12 से 35 12 से 35 है फंडामेंटल राइट्स। और कई बार क्वेश्चन आता है कि किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स के बिना जो है वो इंडिपेंडेंस देना किसी भी देश के लोगों को कंप्लीट नहीं माना जाता। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 में आते हैं 12 से 35। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट्स किसके हैं, इंडियन सिटीजन्स के। ठीक है, इसके अलावा इंडियन सिटीजन्स के अलावा कुछ ऐसे भी मतलब प्रावधान है इसमें फंडामेंटल राइट्स है जो एलियंस को मिलते हैं। ठीक है, जो जरूरी नहीं है कि इंडियन सिटीजन को मिलेंगे, इंडियन सिटीजन्स को तो हर तरीके से हर मिलते हैं, बट कुछ है जो इंडियन सिटीजन्स के अलावा दूसरे सिटीजन्स को भी मिलते हैं। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स इसमें पार्ट 4, पार्ट 3 के बाद पार्ट 4, इसमें क्या आता है, आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51। पार्ट 4 में जो ये आर्टिकल है 36 से 51, इसको बोलते हैं हम DPSP, पहले भी डिस्कस हुआ हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ये सरकारों के लिए होते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शंस हैं। ठीक है, कि कैसे जो है वो आपको स्टेट के लिए, देश के लिए कैसे काम करना है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो वो जो है वो उनके लिए भिन्न भिन्न तरह की स्कीमें क्यों लानी है, कैसे लानी है ना, वो सारा सिस्टम जो है वो आर्टिकल 36 to 51 ये मिलते हैं DPSP पार्ट। अब इस पार्ट में एक अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है, और वो अमेंडमेंट आपको मैंने शायद किया भी था डिस्कस, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज का। ध्यान रखिएगा। अब देखिए ना, अमेंडमेंट जो होती है वो कैसे होती है, पार्ट 4A। ठीक है, 4 में ही A लिख दिया तो वो बन गया हमारा अलग से पार्ट। ठीक है, आर्टिकल 51A। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का क्या तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि 52 आर्टिकल कर दिया, आर्टिकल भी वही रखा 51, अगर 51 को A कर दिया, 51 में कुछ और है, अगर 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट कर दिया। ठीक है, पार्ट 4 DPSP से, अगर पार्ट 4A में क्या कर दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि कितनी ड्यूटीज हैं, कब ऐड ऑन की गई थी। ठीक है, और कहाँ से हमने ये ली थी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। फंडामेंटल ड्यूटीज 5 ईयर प्लानिंग, किस देश का आइडिया था, किस देश के उससे कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोला। ठीक है, USSR, जिसको हम रशिया कहते हैं। और जो हमारा आर्टिकल 51A है, ठीक है, ये डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से। कब हुई थी, इसके लिए कौन सी अमेंडमेंट थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लघु संविधान। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो है, सॉरी बहुत सारे प्रावधान जो है इसमें से डिलीट भी किए गए और ऐड ऑन भी किए गए। ठीक है, और ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये आपने ध्यान रखना है
कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, और कौन कौन सी हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा, वैसे आपने भी पढ़ी होगी बट हमें पता भी होना चाहिए, ठीक है। वी हैव टू मेक श्योर कि हमें पता हो कि ये ड्यूटी है कि नहीं है, ठीक है। व्हाट आर आवर फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। जब ऐड की गई थी तो 10 थी, फिर एक और ऐड होगी 2002 में तो 11 है। राइट नाउ वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। एंड व्हाट आर दे, वो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए, मैं लिस्ट भेज भी दूंगा आपको, ठीक है। उसके लिए और टाइम करेंगे, फिर कर लेंगे डिस्कशन। नेक्स्ट है पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 4 और 4A हो गया, पार्ट 5। इसमें आर्टिकल देखने को मिलेंगे आपको 52 से 151, बहुत लंबे थोड़ा भाग है ये, लगभग 100 आर्टिकल इसमें देखने को मिल रहे हैं आपको, ठीक है। 52 से 151। और ये जो पार्ट 5 है ये सबसे लंबा पार्ट है, सबसे ज्यादा आर्टिकल इसमें देखने को मिलते हैं, और ये डील करता है, डील्स विथ गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल, सेंटर लेवल पे जो गवर्नमेंट है, इसमें प्रेसिडेंट आएंगे, इसमें पार्लियामेंट आएगी, इसमें प्राइम मिनिस्टर आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगी, ठीक है। ये जो है वो सारे हम डिस्कस करेंगे 52 से 151 आर्टिकल। सो इट डील्स विद द गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल, ठीक है, उनकी ड्यूटीज, उनके फंक्शंस, ठीक है, चाहे मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है, और भी पार्लियामेंट में और भी लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, सब इसमें आता है। इसमें इवन आपके सुप्रीम कोर्ट को भी कवर किया जाता है, जुडिशरी इसमें आ जाती है, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ओनली, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल पे है, यूनियन लेवल पे है। तो यूनियन लेवल पे जो लेजिस्लेशन है, एग्जीक्यूशन है और जुडिशरी है, तीनों ही लेवल्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं, बट वो सेंट्रल। अगर हम बात करें स्टेट लेवल पे तो वो पार्ट 6 में आता है, पार्ट 6, आर्टिकल 152 से 237। ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो पार्ट है 152 से 237 भाग 6 में, ये सेम वही चीज करेगा जो सेंटर में हुई वो स्टेट में होगी। डील्स विद गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, उनके ड्यूटीज, उनके फंक्शंस, लाइक गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, ठीक है, ये सारी चीजें। मतलब यहाँ पे स्टेट लेवल पे जहाँ वो सेंट्रल लेवल पे था, सेम वही प्रोसेस स्टेट लेवल, ठीक है। लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन एंड जुडिशरी सारी। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 7। तो पार्ट 7 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब तो था, मगर अब नहीं है, ठीक है, अब इसको डिलीट कर दिया गया। पार्ट 7 इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 238, ठीक है। अब ये आर्टिकल भी डिलीटेड है और ये पार्ट भी डिलीटेड है, ठीक है। अब इस आर्टिकल का भी कोई काम नहीं है 238 का, और पार्ट 7 का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि डिलीट कर दिए गए। वे क्यों किए गए, ठीक है, क्योंकि उस समय पे स्टेट्स को बनाना था अलग अलग, ठीक है। अब स्टेट्स को बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो 1950 में वो कैटेगरी ABCD में डिवाइड किया गया था। अगर जैसे ही राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो बनता है और उनके ऊपर एक्ट बनता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो इसको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। सो इट डील्स विद द स्टेट, है ना, स्टेट्स इन पार्ट B, C, है ना, इस तरह से। बट इट वाज रिपील्ड इन द ईयर 1956, और इसके लिए अमेंडमेंट हुई थी। वो अमेंडमेंट और ईयर याद होना चाहिए, ठीक है। कि पार्ट 7 किससे डील करता है, तो ये स्टेट्स को, राज्य को गठित करने से, ठीक है, संबंधित था। जब राज्य गठित हो गए तो उसका कोई काम नहीं रहा, इसलिए जब वो फुलफिल हो गया इसको डिलीट कर दिया, इसको हटा दिया गया, इस पार्ट को भी, इस आर्टिकल को भी। बट थ्रू पता होना चाहिए कि इसके लिए अमेंडमेंट कौन सी हुई थी, 7th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, और ये अमेंडमेंट बहुत जरूरी है। इस अमेंडमेंट के जरिए बहुत सारी चीजें ऐड की गई थी, ठीक है, और ये याद रखना है जरूरी, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, सॉरी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी है 1956 में आया था, नवंबर 1956। तो वो कैसे बना? इस अमेंडमेंट के जरिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में 7वां पार्ट डिलीटेड है और आर्टिकल 238 भी डिलीटेड है 7th अमेंडमेंट के जरिए, ठीक है, क्योंकि वो जो पर्पस था उसका वो फुलफिल हो गया, इसलिए इसको डिलीट कर दिया। अभी हमें पार्ट 7 नहीं देखने को मिलेगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पार्ट 7 की जगह कोई और पार्ट आ गया, ठीक है। पार्ट 7 वैसे डिलीट है और पार्ट 7 का कोई काम है नहीं, ठीक है। रह नहीं है कि पार्ट 7 कोई और बन गया है ना। पार्ट 8, 8वां भाग जो है संविधान का, वो है काफी इम्पोर्टेंट, आर्टिकल 239 से 240, ठीक है। इसमें 3 आर्टिकल है, 239, 240 एंड 240, ठीक है। एंड इट डील्स विथ, पता है किसी को किससे डील करता है ये? यूटीज, ठीक है, डील्स विद यूटीज। यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो उनके साथ डील करता है, दिल्ली, चंडीगढ़, जे&के, लद्दाख, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान, ये 8 है। ये जो है यूटीज देश की, उनके साथ ये आर्टिकल देखने को मिले। 239, इसमें बेशक अमेंडमेंट्स भी हुई हैं, ठीक है। 240, 240, चलिए, ये हो गया भाग 8, ठीक है। भाग 9 जो है, हालांकि इसके लिए अमेंडमेंट्स हुई थी, भाग 9 में, ठीक है। चलिए, तो भाग 9 जो है, पार्ट 9, जो कि अभी हिमाचल के कंटेक्स्ट में न्यूज़ में भी है, ठीक है, और वो इसलिए है क्योंकि पंचायतों के इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। पार्ट 9, और इसमें आर्टिकल आते हैं हमारे, सिर्फ एक ही आर्टिकल में बहुत सारी अमेंडमेंट की है, दैट इज 243, ठीक है। वो आर्टिकल है 243, ठीक है। 243 से लेकर के 243 ओ, ये 2430 नहीं है, ओ है ये, ठीक है। ओ मतलब इंग्लिश का लेटर, ABCDEFG है ना, इस तरह बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई है इसमें, तो इसलिए 243 से 243O, 243, 243A, 243B, इस तरह से O तक ये सारे हमारे अमेंडमेंट्स हुई। कब हुई, कौन सी अमेंडमेंट हुई? और ये पार्ट 9 जो है उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स ऐड की गई, ठीक है। तो एक अलग से शेड्यूल भी बनाया गया था इसके लिए, 11 शेड्यूल। तो ये ध्यान रखना, इसके लिए अमेंडमेंट हुई थी 73rd अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये? 1992, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। बट अभी आप हिमाचल के कंटेक्स्ट में देख रहे होंगे, हिमाचल में जो गवर्नमेंट अभी मीटिंग वगैरह कर रही है, तो उसमें 1994 लिख रहे होंगे, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वो हिमाचल का है एक्ट, ठीक है, क्योंकि हर स्टेट का, ठीक है, इसी ईयर के बाद एक्ट बने हैं। किसी ने 93 में बनाया, किसी ने 94 में बनाया, ठीक है। तो हिमाचल का अगर पूछा जाए आपको कि हिमाचल पंचायती राज एक्ट कब बना था, तो वो बना था 94, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट जो है वो तो सेंटर पे पार्लियामेंट ने तो 94 में कानून बना दिया, ठीक है। उसके बाद स्टेट ने उसको, हिमाचल गवर्नमेंट ने 94 में बनाया, ठीक है। तो
अभी 94 में बना था, तो इसलिए हिमाचल के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आता है, तो उसका ध्यान रखना। बाकी कितने विषय हैं पंचायती राज में? 29 सब्जेक्ट्स। विषय का मतलब ये है कि पंचायतों को कितने विषयों के ऊपर, कितने मैटर्स के ऊपर कानून बनाने की पावर है ग्राउंड लेवल पे जो काम करती है पंचायतें। ठीक है, तो 29 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 29 विषय है। ठीक है, 29 सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो है वो हुआ था पास। ठीक है, 29 विषय है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि पंचायती राज जो है वो उनके पास कितने विषय हैं? 29। क्वेश्चन ये भी आता है कि इसके लिए अमेंडमेंट कब हुई थी और कौन सी अमेंडमेंट हुई थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, 243 जो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। इवन जो अगली मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताऊंगा, कल करेंगे इसको डिस्कस, पार्ट 9A। ठीक है, पार्ट 9A। अभी जो 9A है इसके लिए ये क्या है, तो जो शहरी निकाय होते हैं, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज, जिसको हम बोलते हैं नगर पालिका, नगर निगम। ठीक है, नगर पंचायत, ये भी 3 स्टेज पे होती है। तो इसके लिए 74th अमेंडमेंट हुई थी, जो हम देखेंगे इसके बाद। बाकी के जितने भी पार्ट बचे हैं, ठीक है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।